नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा पेपर है, ये हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है, जो कि वेल्डर ट्रेड का है, कैटेगरी सेकंड का है। तो स्टिपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वह एनपीसीआईएल का पेपर देने जा रहे हों, या फिर बार्क का पेपर देने जा रहे हों, या फिर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का एडवांस पेपर जो होता है, द्वितीय पेपर, वो देने जा रहे हों, या फिर आप हैवी वाटर बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, तो जो आपका आईटीआई वेल्डर ट्रेड का जो कैटेगरी सेकंड का जो पेपर होता है, एडवांस टेस्ट, सेम इसी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अनुसार आएगा। और देखिए, जो यहाँ पर पेपर है, इसके लिए जो आपको समय मिलता है, टेक्निकल पेपर जो रहता है एडवांस टेस्ट वाला, इसमें आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। और इसमें जो अधिकतम मार्क यानी कि मैक्सिमम मार्क आपका 150 रहेगा, और टोटल जो क्वेश्चन आपको करने रहेंगे 50 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। और देखिए, ये जो पेपर है ना, आपका एनपीसीआईएल, बार्क, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, आईजीसीएआर, हैवी वाटर बोर्ड, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन किसी भी एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, जो हमने आपको बताया है, तो क्योंकि ये सब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, और सभी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। तो इसी तरह से सेम आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एडवांस पेपर जो है आईटीआई का वेल्डर ट्रेड का है ये। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच इज फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस, निम्न में से कौन सा धातु संयुक्त प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए, जो संयुक्त प्रक्रिया नहीं है, ये है हमारा गैस कटिंग। तो गैस कटिंग जो होता है, ये हमारा संयुक्त प्रक्रिया नहीं है, यानी कि मेटल ज्वाइनिंग नहीं होता है इसमें गैस कटिंग। क्योंकि इसमें गैस कटिंग में क्या होता है, इसमें असंयुक्त यानी कि तोड़ा जाता है, ना कि जोड़ा जाता है। जबकि गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और टिक वेल्डिंग, इनके द्वारा हम लोग दो पार्टों को जोड़ते हैं। जबकि यहाँ पे गैस वेल्डिंग द्वारा हम लोग कोई एक पार्ट है या कई पार्ट हैं, तो उन्हें हम लोग तोड़ करके विभिन्न विभिन्न पार्ट में उसे अलग करते हैं। तो वही होता है हमारा गैस कटिंग। गैस कटिंग हमारा क्या है, धातु संयुक्त प्रक्रिया नहीं है। और देखिए, ये जो हमारा पेपर है ना, ये 11/6/2019 का ये पेपर है। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच गैसेज आर जनरली यूज्ड फॉर गैस कटिंग ऑपरेशन ऑफ मेटल, आमतौर पर गैस द्वारा धातुओं को काटने के लिए कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है O2CH2, N2CH4, C2H2 एंड CH4, O2 एंड H2। तो देखिए, आमतौर पर गैस द्वारा धातुओं को काटने के लिए हम लोग जो गैस यूज करते हैं, वो हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा O2 एंड C2H2। अब देखिए, यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है। तो आपको भी पता हुआ, जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है वो आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन अब है, इन टीआईजी वेल्डिंग, टीआईजी मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में कह रहा है, विच गैस इज यूज्ड एज सील्डिंग गैस। तो टीआईजी यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस गैस को परीक्षण गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सील्डिंग गैस के रूप में हम लोग जो टीआईजी वेल्डिंग में यूज करते हैं, वह हमारा रहता है आर्गन गैस। तो आर्गन गैस को हम लोग टीआईजी वेल्डिंग में परीक्षण गैस के रूप में यूज करते हैं। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। कह रहे हैं, इन टीआईजी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। तो जो टीआईजी वेल्डिंग होता है, उसमें इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। तो देखिए, जो टीआईजी वेल्डिंग होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है ना, वो हमारा टंगस्टन का बनाया जाता है। क्योंकि इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, यानी कि इसमें टंगस्टन का ही यूज किया गया होगा। तो टंगस्टन जो होता है, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए, हमारा छठा क्वेश्चन है, कह रहा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पोलरिटी इज यूज्ड इन डीसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग में कितने प्रकार के ध्रुवीयता का उपयोग किया जाता है। 1 2 3 4। तो देखिए, आर्क वेल्डिंग, जो डीसी आर्क वेल्डिंग होता है, उसमें हम लोग ध्रुवीयता का जो यूज करते हैं वो रहता है हमारा 2, यानी कि डीसी आर्क वेल्डिंग में 2 प्रकार के ध्रुवीयता का हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो वेल्डिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहां से पूरा चैप्टर वाइज आप अपना क्वेश्चन वहां पर देख पाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे जरूर चेकआउट कर लें। देखिए, सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशन, कौन सी गैस कटिंग संचालन के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम,
कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, इसका बता नन ऑफ दीज। तो देखिए फ्लेम कटिंग के लिए जो सबसे सुटेबल फ्लेम होता है वह हमारा रहता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि फ्लेम कटिंग संचालन ज़्यादा उपयुक्त होता है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है, सील्डिंग एंड परसुइंग इज यूज्ड इन विच वेल्डिंग। परीक्षण और परिष्करण के लिए कौन सी वेल्डिंग का यूज किया जाता है। तो देखिए परीक्षण और परिष्करण के लिए जो हम लोग वेल्डिंग यूज करते हैं वह हमारा रहता है GTAW। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रे इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान निम्न में से कौन सी किरण उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन है विजिबल लाइट रे, गामा रे, इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट रे। तो देखिए आर्क वेल्डिंग के दौरान हमारी जो किरणें होती हैं कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं। देखिए विजिबल लाइट रे जो आपको आंख से दिखता है वो तो होता ही है, इंफ्रारेड रे जो हमारे आंखों को नुकसान देती हैं वो भी निकलता है, फिर इसके बाद अल्ट्रावायलेट रे ये भी हमारी आंखों को नुकसान करती है, ये सब निकलती हैं यहाँ पर। ठीक, जबकि ये जो गामा किरण होती है ना ये क्या होता है कि आर्क वेल्डिंग से नहीं उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 9वें का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गामा किरण वेल्डिंग से नहीं निकलती है, आर्क वेल्डिंग से। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड। निम्न में से कौन सा फिलेट वेल्ड का प्रकार नहीं है। तो देखिए फिलेट वेल्ड का जो प्रकार नहीं है वो है हमारा बट जॉइंट। बट जॉइंट हमारा फिलेट वेल्ड का प्रकार नहीं है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ करंट कैन बी यूज्ड फॉर टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग के लिए हम लोग किस प्रकार के करंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए टीआईजी वेल्डिंग यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए हम लोग जिस प्रकार के करंट का यूज करते हैं वह करंट रहता है हमारा AC और DC दोनों रहता है। तो 11 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, AC और DC बोथ। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड। निम्न में से कौन सा फिलेट वेल्ड का प्रकार नहीं है। तो देखिए फिलेट वेल्ड का प्रकार नहीं है वो है हमारा बट ज्वाइंट। जो बट ज्वाइंट होता है हमारा फिलेट वेल्ड का प्रकार नहीं है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ करंट कैन बी यूज्ड फॉर टीआईजी वेल्डिंग। यानी कि टीआईजी वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के करंट का यूज करते हैं। तो ये हमारा बोथ AC एंड DC हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली डट 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 ऑफ द हीट इज जनरेटेड एट द पॉजिटिव एंड ऑफ द आर्क व्हेन यूजिंग DC एंड एज पावर सोर्स। DC शक्ति स्रोत के रूप में प्रयोग करते समय वैद्युत आर्क के धनात्मक अंत पर लगभग कितने ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना वो हमारा रहता है 2/3। तो 2/3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर का क्वेश्चन है, विच करंट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। सामान्य रूप से एल्यूमिनियम धातुओं की वेल्डिंग के लिए कौन से करंट का यूज किया जाता है। DC AC बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सामान्य रूप से एल्यूमिनियम धातुओं के लिए हम लोग वेल्डिंग में जो करंट यूज करते हैं वह करंट रहता है हमारा AC। तो AC करंट यूज करते हैं एल्यूमिनियम धातुओं की वेल्डिंग के लिए। 14 नंबर का अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, टू प्रोड्यूस सुपीरियर आर्क स्ट्राइकिंग क्वालिटीज इन TIG वेल्डिंग विच मेटल इज एडेड इन इलेक्ट्रोड। TIG वेल्डिंग में बेहतर आर्क स्ट्राइक गुणवत्ता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रोड में कौन सी धातु मिश्रित की जाती है। जिसके लिए जो धातु मिश्रित की जाती है वह रहता है हमारा थोरियम। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, while joining two stainless steel pipe pieces using TIG welding shielding gas pipe। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिल रहा है सब TIG वेल्डिंग से देखने को मिल रहा है। तो TIG वेल्डिंग वाला जो आपका चैप्टर है उसे जरूर देख कर जाएं। तो TIG वेल्डिंग से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। TIG वेल्डिंग के टॉपिक को आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ कर जाएं। तो शील्डिंग गैस पासेज यानी कि TIG वेल्डिंग प्रयोग करते समय दो स्टेनलेस स्टील पाइप के टुकड़े को जोड़ते समय शील्डिंग गैस किससे गुजरती है। तो देखिए ये जो गुजरती है ना ये गुजरती है थ्रो वेल्डिंग टॉर्च यानी कि वेल्डिंग टॉर्च के माध्यम से गुजरती है। तो TIG वेल्डिंग प्रयोग करते समय दो स्टेनलेस स्टील पाइप के टुकड़ों को जोड़ते समय शील्डिंग गैस वेल्डिंग टॉर्च के माध्यम से गुजरती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ वेल्ड डीके अकर्स इन यानी कि वेल्ड क्षय की घटना किसमें घटित होती है। तो जो वेल्ड डीके की घटना यानी कि वेल्ड डीके अकर्स जो होता है ये घटती है घटना स्टेनलेस स्टील में। तो स्टेनलेस स्टील में आपको वेल्ड क्षय की घटना देखने को मिल जाएगी। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको भी पता होगा 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है।
तो 17 का यहाँ पर हो गया डी आंसर करेक्ट। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चन पर। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है, पोरोसिटी इन वेल्ड ज्वाइंट इज नॉर्मली काज्ड बाय इंटरेक्टेड डट 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 इन सॉलिडिफाइंग वेल्ड, यानी कि वेल्ड ज्वाइंट में सरंध्रता सामान्य तौर से ठोस बनने वाले वेल्ड में डट 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 के फंसने के कारण होती है। तो किसके फंसने के कारण होती है, तो ये होता है आपका गैस के, यानी कि वेल्ड ज्वाइंट में सरंध्रता जो होती है या ठोस बनने वाले वेल्ड में गैस के फंसने के कारण होती है। तो 18 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सरंध्रता मतलब होता है आपका छेद जो होता है, सुराख जो बन जाता है वेल्डिंग करते समय, जो सुराख यानी कि बुलबुले की तरह बन जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब वो हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो गैसें होती हैं ना, जब निकलने के लिए जगह नहीं पाती हैं तो क्या करती हैं कि वो छेद करके निकल जाती हैं, और वही जो छेद बनता है ना, वही गैस जो निकली रहती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट में सरंध्रता। या वही जो आप देखेंगे छेद हो जाता है या बुलबुला बना रहता है, वही रहता है, गैस की वजह से बनता है वो। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इन टीआईजी वेल्डिंग इज कंज्यूमेबल, यानी कि टीआईजी वेल्डिंग में कौन सा उपभोज्य है, यानी कि कौन सा कंज्यूमेबल है। तो देखिए, जो टीआईजी वेल्डिंग होता है इसमें जो कंज्यूमेबल रहता है वो रहता है आपका फिलर वायर। तो फिलर वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन टीआईजी वेल्डिंग फिलर वायर इज कंज्यूमेबल। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कर है, नोजल ऑफ वेल्डिंग टर्च यूज्ड फॉर टीआईजी वेल्डिंग इज मेड ऑफ डट 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 टीआईजी, यानी कि टीआईजी वेल्डिंग में प्रयुक्त वेल्डिंग टर्च का नाजल किसका बना होता है। तो टीआईजी वेल्डिंग में जो हम लोग वेल्डिंग टर्च का नाजल यूज करते हैं वह बनाया जाता है सिरेमिक का। तो सिरेमिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टीआईजी वेल्डिंग में जो हम लोग वेल्डिंग टर्च यूज करते हैं और उस वेल्डिंग टर्च का जो नाजल होता है वह सिरेमिक का बनाया जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इन वेल्डिंग एसी यूज्ड एज पावर सोर्स, हियर एसी स्टैंड्स फॉर, यानी कि वेल्डिंग में शक्ति स्रोत के तौर पर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी का यूज करते हैं। यहाँ एसी किसको दर्शाता है, तो एसी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर, तो यही है आपका अल्टरनेटिंग करंट। एसी अल्टरनेटिंग करंट फुल फॉर्म है यही। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, कौन सा उष्मा उपचार प्रक्रिया नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको वहां पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रक्रिया जो नहीं है, यानी कि उष्मा उपचार प्रक्रिया जो नहीं है, वह है हमारा बेंडिंग, जबकि आपका एनेलिंग, कूलिंग और टेम्परिंग ये सब हमारे उष्मा उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, जबकि बेंडिंग ये हमारा उष्मा उपचार प्रक्रिया नहीं है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इन SMAW चिपिंग हैमर इज यूज्ड फॉर डट डट डट। SMAW में चिपिंग हथौड़े का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो यह करते हैं हम लोग रिमूवल ऑफ स्लैग, यानी कि स्लग का निष्कासन के लिए हम लोग चिपिंग हथौड़े का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कर 1/2 को दशमलव में बदलिए, तो इसे आपको बताना नहीं है, ये तो आप लोग को खुद पता होगा। 1/2 यानी कि 0.5 होता है। तो 24 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो गया। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कर है, डेप्थ ऑफ फ्यूजन विथ द बेस मेटल इज कॉल्ड, वेल्डिंग में आधार धातु के साथ संलयन की गहराई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पेनिट्रेशन यानी कि भेदन, एज पेनिट्रेशन यानी कि किनारे की तैयारी, स्लैग अंडर कट। तो वेल्डिंग में आधार धातु के साथ संलयन की गहराई को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन यानी कि भेदन बोलते हैं उसे। 26 नंबर क्वेश्चन है, ईच लेयर ऑफ बीड्स डिपॉजिटेड ऑन द बेस मेटल इज कॉल्ड, आधार धातु पर जमा दाने की प्रत्येक परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वेल्ड पेनिट्रेशन, वेल्ड ज्वाइंट, वेल्ड पास, वेल्ड ज्योमेट्री। तो आधार धातु पर जमा दाने की प्रत्येक परत को हम लोग बोलते हैं वेल्ड पास। तो वेल्ड पास यहाँ पर 26 का डी आंसर 26 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेल्ड पास। अब देखिए यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, कह रहा है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, साइज ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड एज इन, सही विकल्प का चयन करें, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के आकार को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, फिगर 1 फिगर 2 के रूप में। तो इसे हम लोग पहचानते हैं फिगर 2 के रूप में जानते हैं। तो फिगर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को दिमाग में ये आ रहा हो कि फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड में अंतर क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का है ना,
ये देखिए एक्सटर्नल यानी कि बाहरी वाला है। तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो आकार होता है ना, ये जो आपका इंटरनल वाला होता है, इंटरनल वाला, इस इंटरनल वाले से ही हम लोग पहचानते हैं, ना कि आउटर वाले से। तो इन फिगर 2 जो है ये हमारा इंटरनल वाला है। तो इंटरनल वाले की यही जो दिया गया है, इंटरनल वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनल वाला। तो यही दोनों में डिफरेंस है। आप लोगों को शायद लग रहा हो कि सेम है, सेम नहीं है। आपका जो पहला फिगर है ये आउटर सरफेस पे है, और जो आपका बी वाला पार्ट यानी कि फिगर नंबर 2 है, ये आपका इंटरनल वाले पोर्शन पर है। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट इज डन टू टेस्ट, वेल्डर योग्यता का परीक्षण की जांच करने के लिए किया जाता है। तो देखिए वेल्डर योग्यता का जो परीक्षण किया जाता है, यह किया जाता है आपका वेल्डर्स स्किल यानी कि वेल्डर का कौशल जांच करने के लिए किया जाता है। यानी कि वेल्डर कौशल का हम लोग यूज करते हैं वेल्डर योग्यता का परीक्षण के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन करें मोस्ट अप्रोप्रिएट कार्बन रेंज फॉर लो कार्बन स्टील, यानी कि अल्प कार्बन स्टील के लिए सबसे उपयुक्त कार्बन रेंज का चयन करें। तो अल्प कार्बन स्टील के सबसे उपयुक्त कार्बन रेंज जो है यह है हमारा 0.05 से 0.3। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है इन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन ई 7018 70 इज रिलेटेड टू, यानी कि जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है जिसका निर्देशन ई 7018 में 70 किससे संबंधित है। देखिए जो 70 यहाँ पर है ये डिसाइड करता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है ये जो 70 है, तो 70 जो है ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कोटिंग ओवर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ऑफ SMAW टाइप वेल्डिंग इज डन टू, SMAW वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का विलेपन किसके लिए किया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का विलेपन SMAW में जो हम लोग करते हैं वो करते हैं प्रोटेक्ट वेल्डर मटेरियल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो प्रोटेक्ट वेल्ड मटेरियल फ्रॉम ऑक्सीडेशन यानी कि वेल्ड सामग्री को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए या रक्षा करने के लिए हम लोग SMAW वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का विलेपन करते हैं। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है इन गैस वेल्डिंग कलर ऑफ हाउस फॉर एसिटिलीन गैस इज, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस की नली का रंग कैसा होता है। तो देखिए एसिटिलीन गैस में एसिटिलीन गैस की नली का जो रंग होता है वो रहता है आपका लाल कलर का। 33 नंबर क्वेश्चन है व्हाइल ज्वाइनिंग टू मेटल यूजिंग ब्रेजिंग बेस मेटल, ब्रेजिंग का उपयोग करके दो धातुओं को जोड़ते समय करते हैं, और जो बेस मेटल है वह क्या है। तो देखिए जो बेस मेटल रहता है वो हमारा नेवर मेटल रहता है, यानी कि कभी भी नहीं पिघलता है। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है SAW इज ए टाइप ऑफ, SAW एक प्रकार का है, क्या है। तो देखिए SAW जो है यह आपका एक प्रकार का आर्क वेल्डिंग है। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SAW मतलब होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, यानी कि पूर्णतः निमज्जित आर्क वेल्डिंग इसी को बोलते हैं, यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा आर्क वेल्डिंग है, यही इसका फुल फॉर्म होता है SAW का, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है व्हेन एसिटिलीन सप्लाइड इज मोर देन ऑक्सीजन इन ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च ए फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च में जब एसिटिलीन की आपूर्ति ऑक्सीजन से अधिक की जाती है तब एक कौन सी फ्लेम प्रस्तुत होती है। तो जब ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च में एक एसिटिलीन की आपूर्ति ऑक्सीजन से अधिक की जाती है तो उसमें जो फ्लेम प्रयुक्त होता है वह फ्लेम रहता है हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। तो देखिए जब एसिटिलीन की मात्रा अधिक होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उसे हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं, और जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और जो हमारा एसिटिलीन रहता है उसकी मात्रा कम होती है तो उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं, और जब दोनों का रेशियो समान होता है तो उसे हम लोग न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये कि अगर एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा है तो कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीजन की मात्रा है तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अगर दोनों बराबर है तो हमारा न्यूट्रल फ्लेम हो जाएगा। यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। 36 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, कौन सा वेल्डिंग प्रकार संयुक्त का प्रकार नहीं है। सोल्डरिंग बट लैप फिलेट, तो वेल्डिंग संयुक्त का प्रकार जो नहीं है वो है हमारा सोल्डरिंग।
सोल्डरिंग जो होता है हमारा वेल्डिंग संयुक्त का प्रकार नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्शन। वेल्डिंग निरीक्षण में ध्वंसात्मक परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन है विजुअल टेस्ट, डीपीटी, एमपीटी, बेंड टेस्ट। तो ध्वंसात्मक यानी कि डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्शन जो है वो है हमारा बेंड टेस्ट। 38 नंबर क्वेश्चन है, डीपीटी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेल्ड डिफेक्ट्स ओपन टू द। डीपीटी का उपयोग वेल्ड की किसकी त्रुटि की पहचान के लिए किया जाता है? तो डीपीटी का उपयोग वेल्ड की हम लोग सरफेस त्रुटि को पहचानने के लिए करते हैं। तो सरफेस त्रुटि यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी रूट ओपनिंग फॉर ए स्टैंडर्ड वेल्डिंग ज्वाइंट। एक मानक वेल्डिंग संयुक्त में रूट ओपनिंग कितनी होनी चाहिए? तो एक मानक वेल्डिंग संयुक्त में रूट ओपनिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5 to 2 mm। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी करेक्ट बेवल एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान सही बेवल यानी कि प्रवणता कोण कितना होना चाहिए? तो वेल्डिंग के दौरान सही बेवल कोण जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपको 30 से 40 डिग्री। 41 नंबर क्वेश्चन है, एबव फिगर शो ए फिश टाइप वेल्ड। यानी कि उपरोक्त चित्र में किस प्रकार के वेल्ड को दर्शाता है? देखिए ये जो फिगर है, आपको ये जो फिगर दिख रहा है ये फिगर दर्शा रहा है आपको फिलेट जॉइंट का। तो फिलेट वेल्ड का आपका ये फिगर है। अब 42 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ग्रूव वेल्ड ज्वाइंट बेवल एंगल इज। ग्रूव वेल्ड संयुक्त में बेवल प्रवणता एंगल कितना होता है? तो ग्रूव वेल्ड संयुक्त में जो बेवल एंगल होता है वो रखा जाता है 37.5 डिग्री। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट पास ऑफ वेल्ड इन ए बट ज्वाइंट इज कॉल्ड। बट वेल्ड में पहले पास को क्या कहा जाता है? तो बट वेल्ड में पहले पास को हम लोग बोलते हैं रूट पास। तो रूट पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच बीड कैरेक्टर इज सीन ड्यू टू टू हाई वेल्डिंग करंट। अत्यधिक वेल्डिंग करंट होने के कारण बीड का कौन सा चरित्र दिखाई देगा? ऑप्शन है बेस धातु का इकट्ठा होना, अत्यधिक छींटे होना, और वेल्ड धातु का इकट्ठा होना, छोटे बीट का गठन। तो देखिए अत्यधिक वेल्डिंग करंट होने के कारण जो बीट का जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि अत्यधिक छींटे का दिखना, यानी कि एक्सेस स्पेल्टर। तो एक्सेस स्पेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल कैल्शियम कॉपर एंड एल्युमिनियम। यानी कि लौह धातुओं तांबा और एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं की वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम यूज करते हैं? तो देखिए कॉपर और एल्युमिनियम एलॉय के लिए हम लोग जो फ्लेम यूज करते हैं वह फ्लेम रहता है हमारा न्यूट्रल फ्लेम। तो तांबा और एल्युमिनियम के लिए हम लोग हमेशा न्यूट्रल फ्लेम का ही यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन है, इन वेल्डिंग टेक्निक HAZ इज एब्रेविएशन ऑफ। वेल्डिंग तकनीकी में HAZ का विस्तृत रूप क्या है? तो HAZ यानी कि HAZ का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो HAZ का फुल फॉर्म होता है हीट अफेक्टेड जोन। तो हीट अफेक्टेड जोन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या होता है उष्मा प्रभावित क्षेत्र, यानी कि हीट अफेक्टेड जोन। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट द वेल्डर पोजीशन ऑफ पाइप वेल्डिंग। कौन सी स्थिति पाइप वेल्डिंग में वेल्डर की एक स्थिति नहीं है? तो वेल्डर की जो स्थिति नहीं है पाइप वेल्डिंग में, वेल्डर की जो स्थिति नहीं है वो है आपका 8G, जबकि आपका 2G 4G और 6G ये होता है, 8G नहीं होता है। 48 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द हीट जनरेटेड H इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाई वेयर I R and T आर करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। सही विकल्प का चयन करें। प्रतिरोध वेल्डिंग में उसमें जो H होता है यह किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? जहां पर I R और T क्रमशः धारा, प्रतिरोध और समय है। तो आपको भी पता होगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर है 49 नंबर का क्वेश्चन, कह रहे हैं इन स्पॉट वेल्डिंग
फॉर लैप ज्वाइंट द डायामीटर ऑफ वेल्डेड जोन यानी कि वेल्ड नगेस्ट इज वेयर टी इज थिकनेस ऑफ शीट। स्पॉट वेल्डिंग में लैप संयुक्त के लिए वेल्ड जोन वेल्ड डला का व्यास क्या होता है जहां टी चद्दर की मोटाई है। तो देखिए वेल्ड जोन का जो व्यास होता है वो होता है 2t प्लस 2.5 mm। तो 2t प्लस 2.5 mm यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच वेल्डिंग प्रोसीड्यूर इलेक्ट्रोड इज कंज्यूमेबल। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का क्षय होता है। टीआईजी वेल्डिंग, SMAW, थर्मिट, रेजिस्टेंस। तो जिस वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का क्षय होता है वो रहता है हमारा SMAW। SMAW यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा एडवांस टेस्ट का जो पेपर होता है स्टेज 2 का, चाहे वो NPCIL का हो, चाहे बार्क का हो, या फिर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का हो, या फिर आपका हैवी वाटर बोर्ड का हो, या फिर IGCR का हो, या फिर बार्क का हो, सेम इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्टेज 2 में जो एडवांस पेपर होता है कैटेगरी सेकंड का और वेल्डर ट्रेड का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट हैं वेल्डिंग का क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर सारा का सारा वीडियो आप लोग देख पाएंगे और वहां पर जितने भी लिंक दिए गए हैं आप उसे जरूर चेक कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।